हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं कि प्रसार कार्यक्रम भारत देश में ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभ किए गए थे और इनका मुख्य उद्देश्य ही ग्रामीण जन का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। लेकिन इन कार्यक्रमों की भारत में शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रसार गतिविधियों के इतिहास के माध्यम से, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। तो आज जिस विषय को हम पढ़ेंगे वो है प्रसार गतिविधियों का इतिहास। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गांवों में बहुत सारी समस्याएं रही हैं और ये आदिकाल से ही रही हैं। बहुत प्राचीन समय से ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ना तो मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध होती हैं और ना ही जो विकास शहरी क्षेत्र में हो रहा है वो उन तक पहुंच पाता है। तो इन कमियों के कारण उनका जीवन स्तर बहुत ही दयनीय होता है, उनकी स्थिति बहुत ही शोचनीय होती है। बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना, और अधिकांश लोग खेती करते हुए भी, कृषि पर निर्भर होते हुए भी बहुत ही गरीबी के स्तर में जीवन यापन कर रहे होते हैं, या उनके पास 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कभी सूखा पड़ जाता है या कभी बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वे सभी लोग जो कृषि पर निर्भर हैं, पशुपालन पर निर्भर हैं, उनकी आय बिल्कुल समाप्त हो जाती है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उन्हें बहुत सारे ऋण लेने पड़ते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, परिवार के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उन्हें कई प्रकार के ऋण कई स्रोतों से लेने पड़ते हैं। ऐसे में उनकी स्थिति और बदतर हो जाती है। तो हमारे देश में आज़ादी से पहले ही, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही ग्रामीण जनता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय पर भारत में अंग्रेज़ों का राज था और जहाँ अच्छी फसलें, अच्छी खेती होती थी, वहाँ पर अंग्रेज सरकार बहुत सारे तरह के कर लगा देती थी। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी भ्रांतियाँ, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, छुआछूत, जात पात, इस तरह की चीज़ें भी व्याप्त थी, जिनकी वजह से सामाजिक समरसता बिल्कुल नहीं थी। लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे और मिलजुल करके रहने का प्रयास नहीं हो पाता था, संभव नहीं हो पाता था। तो लोग एक दूसरे की सहायता के लिए भी नहीं आगे आते थे। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्हें अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा, या कुपोषण का शिकार हो गए, या ऐसे लोग जो अपने जीवन यापन को भी ठीक तरीके से नहीं कर सके, या अपनी आजीविका को प्राप्त करने में या कमाने में भी वे सक्षम नहीं थे। तो ऐसी शोचनीय स्थितियाँ, प्राकृतिक प्रकोप, बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से प्राचीन काल में ही, आज़ादी से काफ़ी पहले ही, अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने और हमारे देश के कुछ समाज सेवकों ने ये विचार किया कि किस तरीके से हम भारत की ग्रामीण जनता को आगे बढ़ाएं, उनके आर्थिक सामाजिक उन्नयन के लिए काम करें, उनके मानसिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए काम करें। कैसे हम उनका दृष्टिकोण विकासवादी, प्रगतिवादी बना सकें। तो इसीलिए कई तरह के प्रयास किए गए। इन प्रयासों में प्रसार गतिविधियों के प्रारंभिक प्रयास का हम आज अध्ययन कर लेंगे। अर्ली एफर्ट्स ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। इन गतिविधियों के अंतर्गत सबसे पहले आता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। इन प्रयासों में है सबसे पहले बहुत सारे तरह की चीज़ें हुई, कई समस्याएं आई। जब भारत में 19वीं सदी के प्रारंभ में बहुत ही ज़बरदस्त अकाल पड़ा, प्राकृतिक प्रकोप कई सालों तक रहे
और विशेष रूप से 1875 से लेकर के 1901 तक 18 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ते रहे और इससे ग्रामीणों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। वो बिल्कुल भी सही तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। भूख और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो भारतीय जनता के लिए काम करें, उनकी सहायता करें। और इसीलिए ब्रिटिश शासकों ने कई प्रकार के आयोग बनाए, कुछ योजनाएं बनाई और उन्होंने कई अधिनियम अर्थात कानून बनाए, एक्ट्स बनाए। इन एक्ट्स के अंतर्गत है भूमि विकास ऋण अधिनियम 1888, लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट। ये उन किसानों को दिया जाता था जो खेतीहर किसान होते थे, जिनका कृषि जीवन यापन का साधन था। तो वो अपनी भूमि को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, इसके लिए ऋण दिए जाने की व्यवस्था की गई। जो भी उनके पास खेत हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनका विकास कर पाना उनके लिए संभव हो, ऐसे में ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम बनाया गया या इस तरह का एक्ट बनाया गया। दूसरा है कृषि ऋण अधिनियम 1888। क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास अपनी ज़मीन होते हुए भी खेती कर पाना संभव नहीं था। ना तो उनके पास बीज खरीदने के लिए पैसा होता था, ना ही खाद या अन्य तकनीकों को अपनाने के लिए, सिंचाई करने के लिए साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने कृषि ऋण अधिनियम 1888 में पारित किया। इसे कहा जाता है एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1888। इसके साथ साथ ही ग्रामीण जनता को सभी आवश्यक सामग्री मिल सके, कम कीमत पर मिल सके और साथ ही क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो, इसके लिए भी प्रयास किए गए। और इसीलिए सहकारी अधिनियम 1894 में बनाया गया। कोऑपरेटिव एक्ट 1894 में ये एक्ट बनाया गया, जिसके माध्यम से सहकारी संस्थाएं काम करने लगी। ग्रामीण जन अपनी सहकारी संस्थाएं बना सकते थे और उनके माध्यम से आवश्यक सामग्री की खरीद फरोख्त करते थे, खरीद और बेचान करते थे, जिससे उनके अपने समूह के द्वारा ही उन्हें वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी। उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते थे जिनकी उन्हें आवश्यकता होती थी और इसीलिए फिर वो वस्तुएं उन्हें कम कीमतों पर मिल जाती थी। इसके अलावा सहकारी संशोधन अधिनियम 1912 में आवश्यकताओं के अनुसार सहकारी संस्थाओं की जो नियमावली थी, उनके जो चलाए जाने का पैटर्न था, जो उनका वर्किंग प्रोसेस था, उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, उनमें परिवर्तन या चेंजेस किए गए और उसको सहकारी संशोधन अधिनियम 1912, कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट 1912 का नाम दिया गया। इसी प्रकार कई अधिनियम ग्रामीण जनता के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए और इन सभी अधिनियमों का उद्देश्य था ग्रामीण जनता को कई तरह के ऋण और आर्थिक सहयोग प्रदान करना, जिससे वे लोग खेती के उन्नत तरीकों को अपना सकें, खेती के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकें, पशुपालन की गतिविधि को ठीक तरीके से संपन्न कर सकें। उनके लिए कुछ सिंचाई परियोजनाएं भी लागू की गई ताकि अकाल और सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। इसके साथ साथ ही बहुत सारे जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम थे, उनको केंद्रीय स्तर से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के और राज्य स्तर पर शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, ताकि स्टेट्स, सभी राज्य अपने अपने राज्यों में होने वाले या अपने से संबंधित सभी जिलों और उनसे संबंधित गांवों में होने वाले विकास कार्यक्रमों को अच्छे से चला सकें और ग्रामीणों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सके, निपटाया जा सके। और इसीलिए 1935 में कई जगह पर ग्रामीण पुनर्गठन विभाग की, रूरल रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी गई थी और ये सभी विभाग
ग्रामोत्थान के लिए कार्यक्रम चलाते थे, ग्रामोत्थान के लिए प्रयासरत रहे और इन सभी को वित्तीय सहायता यानी पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था। केंद्र सरकार इन सभी संगठनों को सहायता प्रदान करती थी। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत अधिक सफल नहीं हो सके। इससे लोगों की समस्याओं का सही तरीके से निराकरण नहीं हुआ, क्योंकि ये सैद्धांतिक ज़्यादा थे और वास्तविकता क्या है उससे परे थे। ये ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। जिन लोगों ने ये अधिनियम बनाए, इस तरह की योजनाएं बनाई, वे ज़मीनी हकीकत को, ग्रामीण जन की परिस्थितियों, उनके परिवेश को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते थे और उनकी वास्तविक जीवन की स्थिति कैसी है इसके बारे में उन्हें बहुत ज्ञान नहीं था। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो एक्ट्स थे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं थे, वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाले नहीं थे। इसीलिए इन एक्ट्स को बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई और इसके लिए सिर्फ ये एक कागजी कार्रवाई की तरह होकर के रह गया। लेकिन हाँ, इन चीज़ों ने एक मूल स्वरूप प्रदान किया, शुरुआत की भारत में ग्रामीण जन के विकास और उत्थान के लिए। इसके बाद राजा राम मोहन राय और कुछ और समाज सेवक थे। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए प्रयास किए और उन्होंने बहुत सारे कानूनों को पारित करवाने में मदद की। ये कानून विशेष रूप से महिलाओं के लिए सहयोगी थे। महिलाओं की स्थिति क्योंकि उस समय पर बहुत शोचनीय थी, उनको किसी भी प्रकार का आर्थिक अवलंबन नहीं मिलता था। वे पूर्ण रूप से अपने समाज के पुरुषों पर निर्भर थी। परिवार में जो भी पुरुष थे वही जीविकोपार्जन करते थे। महिलाएं भी अगर काम करती थी तो उनकी कमाई का हिस्सा उन्हें नहीं मिलता था, बल्कि उनके घर के पुरुष उस कमाई के हकदार हुआ करते थे। अगर उनकी एक तो कम अवस्था में शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह की परंपरा बहुत ज़्यादा थी और इसके साथ साथ ही उनके कोई भी अधिकार नहीं होते थे। यदि वो विधवा हो जाएं तो उनका जीवन और भी अधिक कष्टप्रद हो जाता था। इसके साथ साथ ही हमारे देश में जातिवाद, छुआछूत, इस तरह की कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी। अंधविश्वास विशेष रूप से निरक्षर लोगों में या कम पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। साक्षरता की तो बहुत कमी थी ही, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध नहीं थे और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। गरीबी के साथ साथ लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत ही कठिन होता था और दहेज जैसी कुरीति, कुप्रथा भी समाज में प्रचलित थी। तो बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते थे जिन्हें अपनी बेटियों को दहेज नहीं दे सकने के कारण बेच देना पड़ता था या उन्हें बिना शादी के रखना पड़ता था। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक और कुछ अन्य लोग भी थे। उन्होंने कई अधिनियम पारित करवाए और ये अधिनियम हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो 1876 में 1876 में पारित किया गया। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929 में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1933 में, छुआछूत अभिशाप अधिनियम 1955 में, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में, राजकीय स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1924 में। ये कुछ मुख्य अधिनियम थे जो समाज सुधारकों ने राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस सरकार की सहायता से पारित करवाए, जिससे हिंदुओं में जो विधवाओं को अकेलापन होता था, उन्हें अपने जीवन में बहुत ही तिरस्कृत रहना पड़ता था, अकेले जीना पड़ता था, उनके पुनर्विवाह से संबंधित कानून था कि वे फिर से विवाह कर सकें।
इसके साथ साथ ही पति की मृत्यु पर स्त्रियों को सती हो जाना पड़ता था, तो उसका उन्मूलन के लिए या उसको रोकने के लिए भी ये कानून थे। संपत्ति पर अधिकार के लिए थे, बाल विवाह को रोकने के लिए थे और दहेज जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए भी थे। इसके साथ साथ ही कोर्ट मैरिजेस या अदालतों में विशेष प्रकार के विवाह को स्वीकृति दिए जाने के संबंधित कानून भी पारित करवाए गए। तो आज़ादी से काफ़ी पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा और अन्य समाज सुधारकों के द्वारा बहुत सारे इस तरह के अधिनियम पारित करवाए गए जो कि ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही उत्थानकारी थे, उनकी प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हालांकि इन कानूनों का तब तक सही उपयोग नहीं किया जा सकता था जब तक कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं आए, और इसीलिए कार्यक्रम ये सभी जो कानून थे वो महत्वपूर्ण तो हुए लेकिन बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाए, क्योंकि लोगों की सोच को बदलने में, उनकी मानसिकता, उनके दृष्टिकोण को बदलने में बहुत लंबा समय लगता है और सालों साल लगते गए, कई वर्ष बीत गए। आज भी कुछ इनमें से कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, लेकिन हाँ, हम ये अवश्य कह सकते हैं कि इन कानूनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है सामाजिक बदलाव को लाने की, प्रारंभ करने के लिए, या एक तरह से ये मील का पत्थर साबित हुए भारत देश की जो जनता की समस्याएं थी, विशेष रूप से ग्रामीण जन की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित हुए। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।